यार ये हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारे मंदिर है। अगर इनको हम ही साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सफाई का विशेष ध्यान रखिए और इस सफाई को अपना एक विशेष योगदान मानकर माता रानी का मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी के दर्शन करने के लिए आप चाहे संसार के किसी भी कोने से आओ, आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कटरा, जो कि भारत देश की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का एक टाउन है। डायरेक्ट कटरा तक आप रेलवेज और रोडवेज के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो मैं बता दूं, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू का है, जो यहां से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको कैब करके कटरा तक आना पड़ेगा। कटरा में आप कहीं भी उतरो, आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कटरा के बस स्टैंड। मैं कटरा पहुंचा हूं ट्रेन के माध्यम से। यहां से मैं ऑटो लूंगा डायरेक्ट कटरा के बस स्टैंड तक जाने के लिए। ऑटो के रेट कुछ इस प्रकार है। ऑटो वाले ने मुझे यहाँ उतारा है। ये है कटरा का बस स्टैंड। हालांकि ये पुराना बस स्टैंड है, अब नया बन चुका है, लेकिन यही है वो फेमस फव्वारा चौक जो कटरा का प्रसिद्ध है। कटरा में ठहरने के लिए आपको एक से एक ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे सस्ते होटल की बात करो या महंगे से महंगे होटल की बात करो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। लेकिन ठहरने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है निहारिका कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर और त्रिकुटा भवन। इस वीडियो में आपको इनके बारे में एकदम डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। इनके कमरे कैसे हैं, इन्हें कैसे बुक करना है, कितने दिन पहले बुक करना है और क्या प्राइस है। यहाँ खाने के लिए भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको नॉन गार्लिक और नॉन ऑनियन का ही फूड सप्लाई करते हैं। लेकिन कटरा आने के बाद जो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। RFID कार्ड के बिना आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलती और इसी फव्वारा चौक के पास यहाँ से आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको इसी निहारिका कॉम्प्लेक्स से मिलती है। ध्यान दें, कटरा बस स्टैंड से भवन तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक है नया मार्ग, जिसे ताराकोटा मार्ग कहा जाता है, और एक है पुराना मार्ग, जिसे बाणगंगा मार्ग भी कहा जाता है। चाहे आपको नए मार्ग से जाना हो या फिर पुराने मार्ग से, ऑटो आपको इसी फव्वारा चौक से मिलेगी। ऑटो को आप 200 से 300 रुपये देकर पूरी की पूरी बुक कर सकते हैं। अगर आप ताराकोटा मार्ग से जाएंगे तो ऑटो आपको इस रास्ते पर लेकर जाएगी, जो आपको ताराकोटा चेक पोस्ट पर उतार देगी। वहाँ से आप अपनी चेकिंग करवा के और अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको पुराने मार्ग से जाना है तो आपको ऑटो इधर लेकर जाएगी, जो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के ऊपर उतार देगी। ऑटो बाणगंगा चेक पोस्ट का कितना? 160 रुपया। मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूं तो मैंने पुराने मार्ग से ही जाने का फैसला किया है, लेकिन आते वक्त मैं ताराकोटा मार्ग से ही अपनी यात्रा को वापस करूंगा। ये है जी बाणगंगा चेक पोस्ट। इसको दर्शनी दरवाजा और दर्शनी देवड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें दर्शन होते हैं उस त्रिकुटा पहाड़ी के, जिससे माता रानी की सभी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। एंट्री करते ही आपकी सबसे पहले अच्छे से चेकिंग की जाती है और एक दूसरे से बात करने के लिए आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड नेटवर्क या फिर जम्मू का प्रीपेड नेटवर्क ही काम करता है। एक मोबाइल फ़ोन के अलावा आपको कुछ भी अंदर अलाउ नहीं होगा। मेरा कैमरा गोप्रो जो मैं लेकर आ रहा था वो बाहर ही पकड़ लिया है, तो आप भी कुछ मत लाएं। आपने एंट्री बाणगंगा चेक पोस्ट से की थी, लेकिन अब आपने अपना मन बदल लिया है और आप न्यू ताराकोटा मार्ग से अपनी यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो एंट्री करने से 210 मीटर बाद ही आपको यहाँ पर फिर से आपको एक मौका दिया जाता है नए ताराकोटा मार्ग को चुनने का। और इसी रास्ते पर आपका गुलशन कुमार जी का लंगर भी है। लंगर से 400 मीटर आगे चलते ही हम अपने अगले इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जिस पॉइंट का नाम है बाणगंगा। माना जाता है माता ने बाण चलाकर बजरंगबली जी की पानी की प्यास को शांत करने के लिए इस जलधारा को प्रवाहित किया था, और इसी जलधारा में उन्होंने अपने केश भी धोए थे। तब से लेकर आज तक हर एक भक्त इसमें आस्था की डुबकी लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। चेकिंग पोस्ट के 3 किलोमीटर बाद हमारे पास अगला हमारा मेन चेक पॉइंट आता है, जिसका नाम है चरण पादुका मंदिर। कहते हैं जब माता रानी ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा था तो उनके कदमों के निशान आज तक इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। मेरी आपसे सलाह है कि आप यहीं से अपने लिए एक लाठी परचेज कर लें, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप होने वाली है। और इसी तरह की कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, उनको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। 4 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद और बेहतरीन नज़ारों के आनंद लेते हुए हमने अपनी यात्रा का लगभग आधा हिस्सा पार कर लिया है और हम फाइनली पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी। चाहे हम पुराने मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करें या फिर नए ताराकोटा मार्ग से, दोनों रास्ते आपको अर्धकुंवारी तक ही लेकर आते हैं।
हिंदू धर्म की कथा अनुसार माता रानी ने अर्धकुंवारी में ही उपस्थित गर्भजून गुफा में 9 महीने तपस्या करके अपनी शक्तियों को जागृत किया था। इसी वक्त उनके पहरेदारी स्वयं राम भक्त श्री हनुमान जी कर रहे थे। भैरवनाथ जी जब माता रानी का पीछा करते करते उस गुफा तक भी पहुंच गए तो यहाँ उनका सामना बजरंग बली जी के साथ हुआ। कभी ना खत्म होने वाले इस युद्ध को देखकर माता रानी ने माता काली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर आप भी उस गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पर्ची यहाँ से मिलेगी और आप यहाँ पर उस गुफा में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना आसान पर्ची को प्राप्त करना है उतना ही मुश्किल यहाँ के दर्शन कर पाना है, क्योंकि आप यहाँ लगे भक्तों की भीड़ देख सकते हो। कभी कभी इस गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको 2-2 दिन का भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो एकमात्र जरिया है यहाँ के दर्शन करने का कि आप यहाँ पर अपना एक रात का स्टे पहले ही बुक कर लें और एक दिन आप वेट करें तो इन कमरों में करें। डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम के आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहीं पर अपना वेट करें और जैसे ही आपका नंबर आए आप दर्शन करने के लिए इस गुफा के अंदर जा सकते हैं। अब ध्यान दें, भवन जाने के लिए अर्धकुंवारी से आपके पास फिर से दो रास्ते आते हैं। एक है नया मार्ग जिसे हम भीमकोटी मार्ग कहते हैं और एक है पुराना मार्ग जिसे सांझी छत मार्ग कहा जाता है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सांझी छत वाले मार्ग से मत जाएं, क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी चढ़ाई ज़्यादा है और वो थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है। और मेरी आपसे सलाह है कि मंदिर के साथ में ही वो जो रास्ता जा रहा है वे टू भवन, आप उस रास्ते का इस्तेमाल करें। अगर आप बिना रुके यात्रा करते हैं तो हिमकोटी मार्ग से आपको 2.5 से 3 घंटे ही लगते हैं फाइनली भवन तक पहुंचने के लिए। 2.5 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह पर जिसका इंतजार एक वक्त अपनी पूरी ज़िंदगी करता है और कामना करता है कि हे माँ तेरा बुलावा आ जाए और मुझे भी मौका मिल जाए तेरे दर्शन करने का, यानी कि माता वैष्णो देवी के भवन। इस भवन में माँ वैष्णो देवी 3 रूप के अंदर 3 पिंडियों में विराजमान है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के लिए। भवन में पहुंच गए हैं। नवरात्रि से पूरे 1 दिन पहले आए हैं। आप नवरात्रि के टाइम में भवन का नज़ारा देख सकते हैं। दुनिया भर से आए फूलों के द्वारा माता रानी के भवन को सजाया गया है। अक्टूबर के मंथ में आया हूँ तो टेम्परेचर अब यहाँ जाके मुझे ऐसा लगा है कि शायद मुझे एक जैकेट की ज़रूरत है, लेकिन अर्धकुंवारी तक बहुत गर्मी थी तो आपको किसी जैकेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दरबार देखिए कितना ब्यूटीफुली सजाया गया है, भक्तों की भीड़ काफ़ी अच्छी है। आइए, ये भवन की एंट्रेंस है और यहाँ से हमको एंट्री लेनी है उस सौभाग्यपूर्ण दर्शन पाने के लिए। चलिए तब तक मैं भी दर्शन करके आता हूँ और आप भी माता रानी के दर्शन करें। भवन के पास ठहरने के लिए भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन आपको उन्हें कम से कम 2-3 महीने पहले ही बुक कराना पड़ता है। ये रही लिस्ट भवन के पास सभी अवेलेबल गेस्ट हाउसेज की। माता रानी ने जब भैरवनाथ जी का वध किया तब उनका सिर भवन से भी 3 किलोमीटर ऊंची एक पहाड़ी पर जाकर गिरा। आज उसी पहाड़ी पर भैरवनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। माना जाता है कि इसके दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अभी भी अधूरी रह जाती है। भैरवनाथ जी के मंदिर तक जाने के लिए आप रोपवे का यूज़ कर सकते हैं, जो 100 रुपये में आपको अप डाउन करवा देगा। अब माता रानी से इजाज़त लेकर मैं ताराकोट के मार्ग से कटरा तक पहुंचूंगा। तब तक आपके काम में आने वाली ये सभी ज़रूरी टिप्स देख कर जाएँ ताकि आपको अपने सफ़र के दौरान किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। वैसे तो माता रानी का जब बुलावा आएगा आप तभी यात्रा कर पाओगे, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बताऊं कि कौन सा महीना जो सबसे बेस्ट है यात्रा करने के लिए, तो आप अक्टूबर से मार्च तक के सेशन को बेस्ट समझ सकते हो। पैदल यात्रा करने के लिए कम से कम अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको 15 घंटे चाहिए हैं और कम से कम 1000 रुपये का जो बजट है वो आपके पास होना ही चाहिए। माता वैष्णो की चढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट समय रहता है कटरा से रात का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जिस टाइम पर भवन में पहुंचते हैं उस टाइम पे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं होते और जिस काम के लिए आप आए हैं यानी कि दर्शन करने के लिए वो आपके बहुत अच्छे होते हैं। आपको कुछ पल दिए जाते हैं उस गुफा के अंदर, अदरवाइज आपको दर्शन सिर्फ 5 से 7 सेकंड के ही नसीब हो पाते हैं। सबसे ज़रूरी टिप ये है कि यात्रा के दौरान अपने साथ कुछ भी ना लेकर जाएं। सिर्फ और सिर्फ जो लेकर जाना है वो है पेन किलर की एक गोली जो आपकी जेब में होनी चाहिए। उसके लिए भी जगह जगह पर डिस्पेंसरी
डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि इसको अपने साथ रखें। इन द केस अगर आपको किसी तरीके का कोई पेन हो भी जाता है तो आप पेन किलर लेकर अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी की बोतल, खाने की आइटम कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। रास्ते में आपको सस्ते सस्ते बहुत से खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। हर 100 मीटर पर आपको पानी के बूथ मिल जाते हैं, जहां पर आपको एकदम साफ पानी मिलता है पीने के लिए। जगह जगह पर वॉशरूम अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप बेफिक्र होकर अपनी यात्रा करें। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, अपने साथ कोई भी सामान ना लेकर जाएं अगर आपका मन पैदल यात्रा करने का है तो। अपनी यात्रा को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी सलाह यह है कि आप नया जो मार्ग है, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, जिसको बोला जाता है ताराकोट मार्ग, आप उसको चुने अपनी यात्रा के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो वो एकदम साफ सुथरा रोड है। उस पर जैसे पुराने रोड पे जगह जगह मतलब बदबू आती है या जो सफाई नहीं मिलती देखने को, वो ऐसा ताराकोटा मार्ग पर नहीं है। आपको एक तो नज़ारे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, आप खोते क्या हैं, आप सिर्फ जो जैसे चरण पादुका और बाणगंगा के जो मेन चेक पॉइंट्स हैं, आपको ये नहीं मिलते। इसके अलावा ताराकोटा जो मार्ग है वो हर चीज़ में इससे अच्छा है। लेकिन हाँ, जो खाने पीने का सामान है, जो और फैसिलिटीज़ हैं, वो जगह जगह पर ताराकोट मार्ग में अवेलेबल नहीं होती। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई बच्चा यात्रा कर रहा है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक स्ट्रोलर परचेज कर लें, और वो भी कटरा से। चाहे उसमें बच्चा रहे या ना रहे, लेकिन आप एक स्ट्रोलर अपने साथ ज़रूर रखें। इन द केस अगर बच्चा रास्ते में सो जाता है या आपको अपना बैग रखना पड़ जाए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़, यात्रा शुरू करने के बाद अगर आप बीच में कोई स्ट्रोलर वाले से बात करते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज करता है, वो भी 1-1 किलोमीटर के। वो आपकी बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको ये फ़ायदा मत उठाने दें। 400 से 500, हद मार के 700 रुपये में आपको एक स्ट्रोलर मिल जाएगा। वो आप यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपने साथ ज़रूर रख लें, और ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। और सिर्फ स्ट्रोलर नहीं, आपको जो भी बुक करना है, अगर आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी जो भी आपको बुकिंग करनी है ना, तो आप कटरा से ही करके चलें। रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी अगर आप बुकिंग करते हैं तो ये घोड़े वाले सभी आपका फ़ायदा उठाते हैं और चार्जेस कई बार 2-2 गुना कर देते हैं। और परिवार अगर आपके साथ होता है ना, तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैंने देखा था कि रास्ते में जगह जगह पर वो मसाज करने वाली चेयर होती हैं जो वो अवेलेबल करवा रखी थी, लेकिन मैंने जब वो करवाई तो मैं पछताया, क्योंकि मसाज करवाने के बाद आपका शरीर अचानक और ज़्यादा दुखने लग जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप बिल्कुल भी उन मशीन का यूज़ मत करो। अगर आपको मालिश करवानी है या मसाज करवानी है तो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब आप वापस कटरा लौटते हैं तो वहाँ पर आपको मालिश करने वाले मिल जाते हैं। 40 से 50 रुपए में वो आपकी पैरों की अच्छी मालिश कर देंगे। और यकीन मानो, मैंने खुद करवा कर देखी थी, आपके पैरों में 50 से 60% जो पेन होता है वो रिलीव हो जाता है और आप फिर से एक नॉर्मल वॉकिंग करने लग जाते हैं। चढ़ते समय सीढ़ियों को भूल कर भी यूज़ मत करें, और उतरते समय सीढ़ियों को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सीढ़ियाँ बहुत जल्दी कवर करवा देती हैं बजाय रैंप के। मैं वीडियो में आपको पहले ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर जम्मू के अलावा कहीं का भी नेटवर्क काम नहीं करता, और या फिर पोस्ट पेड नेटवर्क काम करता है। तो आपको जम्मू आने के बाद या तो यहाँ का प्रीपेड कार्ड परचेज करना पड़ता है या फिर आपके पास एक पोस्ट पेड सिम होना चाहिए। अगर आपका जो ग्रुप है वो बड़ा है, 5 से 7 लोगों का है, 10 लोगों का है, तो आप कम से कम 2 सिम कार्ड को परचेज करें। इसमें कंजूसी मत बरतें। एक सिम कार्ड आपको परेशान कर देगा। कुछ लोग क्या होता है, यात्रा के दौरान कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में हमें बहुत परेशानी आती है। और कई बार क्या होता है कि पूरा दिन हमको वो लोग मिलते ही नहीं है। हम जब यात्रा कर रहे थे, हमारे साथ यही हुआ था। हमने एक ही सिम परचेज किया, हमारी 7 लोगों की फैमिली थी, और उसमें कुछ लोग हमको रात को जाकर मिले थे। अगर आप ओल्ड एज हैं तो मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूं। आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। आप ऑनलाइन डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर लो। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाए हो तो जो निहारिका कॉम्प्लेक्स मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है, आप वहां जाइए, वहां से आप हेलीपैड की टिकट बुक करिए और आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को पूरा कीजिए। हेलीकॉप्टर से यात्रा आपको सस्ती भी पड़ेगी घोड़े के मुकाबले, और आपको आरामदायक भी रहेगी। ये घोड़े वाले और पिट्ठू पालकी वाले आपको रास्ते में कई बार बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। MataVaishnoDevi.org ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जो भी एडवांस बुकिंग करनी हो वो आप सभी इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और मेरी सलाह है कि आपको जो भी बुक करना हो, आप कम से कम 2 महीना एडवांस में ही सब कुछ अपना पहले ही बुक कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत कंफर्टेबल यात्रा हो जाएगी और इससे आपको जो समस्याएं आती हैं उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। अपनी जेब में पर
पर्सन के हिसाब से 1000 रुपए का कैश जरूर रखें, चाहे आप फोन पे या पेटीएम बेशक यूज करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जो दुकान वाला है वो फोन पे या पेटीएम की सुविधा नहीं रख पाता, तो यात्रा के दौरान आपकी जेब में कम से कम 500, 700 या 1000 रुपए का कैश जरूर अवेलेबल होना चाहिए। भवन के पास ही क्लॉक रूम अवेलेबल होता है, आपको सारा सामान उस क्लॉक रूम के अंदर जमा करवाना होता है। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आप पहले ही कटरा से अपना एक ताला परचेज कर लें, ताकि आपको उस लंबी लाइन में ना लगना पड़े। चाहे कटरा हो, चाहे अर्धकुंवारी हो, चाहे भवन हो, इन तीनों जगह पर जो ठहरने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है ना, वो वही हैं जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन सभी गेस्ट हाउस की लिस्ट ये रही आपके सामने। इनसे अच्छा ठहरने का ऑप्शन कटरा शहर के अंदर कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना अच्छे से अच्छा होटल क्यों ना हो। मेरी आपसे सलाह है कि 2 महीने पहले ही आप इनकी बुकिंग करवा के रखें। लास्ट टिप के रूप में आपको मैं सबसे बेस्ट प्लान बताता हूं यात्रा करने के लिए। वो बेस्ट प्लान है कि आप अर्धकुंवारी में 2 महीने पहले ही अपनी एडवांस बुकिंग कर लें, एक कमरे के लिए या फिर डॉर्मेट्री के लिए। अर्धकुंवारी में कमरा बुक करने का फायदा ये होता है कि आपको कटरा से भवन तक और भवन से कटरा तक अपनी यात्रा अब नहीं करनी, आपको अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी तक अपनी यात्रा पूरी करनी है। उसके बाद आप कटरा से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से कटरा तक की यात्रा को जब चाहे तब कर सकते हैं। मेन जो यात्रा का समय लगता है वो हमारा भवन से गिना जाता है। इस तरीके से आप अर्धकुंवारी की गुफा के भी दर्शन कर पाएंगे, जो दर्शन बहुत ही कम लोगों को नसीब हो पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आपकी बहुत मदद करेगी, और इस वीडियो ने आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी दिए होंगे। और मुझे ये आशा भी है कि अगर आप मन से माता रानी को याद करेंगे तो माता रानी आपको जल्दी ही बुलावा भेजेगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी ही पूरा करेगी। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, और जोर से बोलो